नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि वैश्विक स्तर पर हिंदी को बढ़ावा देने में जुटी मोदी सरकार संयुक्त राष्ट्र को दिए $11.69 लाख। दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे जनता को खुश करने की बड़ी तैयारी, अधिकारियों संग बैठक कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र सरकार ने खोला खजाना, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए, किसानों के बिजली बिल माफ। चौथी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे नशे से मुक्त दिलाने के लिए भारत सरकार की नई पहल चलाया नशा मुक्ति अभियान। पांचवी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि ब्याज मुक्त होगा 5 लाख रुपए तक का लोन, युवा उद्यमियों को लेकर सीएम योगी का बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार की कई खबरों को बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा और आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश जल्द बनेगा दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी, तो वीडियो लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। पहली बड़ी खबर की तरफ, जनता को खुश करने की बड़ी तैयारी, अधिकारियों संग बैठक कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी सप्ताह ही अपने आला अफसरों के साथ बड़ी बैठक करके जनहित के कार्यों की समीक्षा कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को पहले 100 दिन का एजेंडा तैयार करने का काम सौंप दिया था। अब बारी है कि मोदी सरकार को काम करके दिखाने की। अधिकारियों के साथ बैठक में जनहित की योजनाओं, आखिरी व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाने को लेकर चर्चा हो सकती है। वहीं सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी विभागवार भी 125 दिनों के एजेंडे की समीक्षा कर सकते हैं। इसमें अंत्योदय के सिद्धांत पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा सकता है। मामले से जुड़े एक शख्स ने बताया कि अधिकारियों के साथ बैठक में 5 साल के रोड मैप पर भी चर्चा हो सकती है कि इस कार्यकाल में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए क्या कदम उठाने होंगे। हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के 2 कार्यकाल में भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। वहीं 2014 से पहले इसका 11वां स्थान था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अधिकारियों के साथ बैठक करके जानने की कोशिश करते हैं कि प्रमुख योजनाओं को लागू करने में क्या समस्याएं आ रही है। 2014 में पहली बार केंद्र की सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 14 जून को अधिकारियों के साथ पहली बैठक की थी। यह बैठक 2.5 घंटे तक चली थी। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश जल्द बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुककर अगली बड़ी खबर की तरफ, महाराष्ट्र सरकार ने खोला खजाना, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए, किसानों के बिजली बिल माफ। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र की एनडीए सरकार ने चुनावी सीजन में पेश बजट में बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री अजीत पवार की ओर से पेश बजट में मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना तर्ज पर महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए देने का ऐलान किया गया है। इस स्कीम का फायदा 21 से 60 साल तक की उम्र की महिलाओं को मिलेगा। इस स्कीम का नाम मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना रखा गया है। इस स्कीम को 1 जुलाई से ही लागू कर दिया जाएगा। इसका अर्थ है कि अगले महीने से राज्य की महिलाओं को 1500 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। इस स्कीम के लिए 40,000 करोड़ रुपए का सालाना बजट तय किया गया है। एकनाथ शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ठीक पहले यह फैसला लिया। ऐसे में इसे चुनावी दांव के तौर पर देखा जा रहा है। राज्य में वैट में कटौती की गई है और इसके चलते पेट्रोल एवं डीजल के दामों में भी कमी आई है। एक और कल्याणकारी योजना का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 5 सदस्य वाले परिवार को हर साल 3 सिलेंडर फ्री में दिए जाएंगे। इसे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का नाम दिया गया है। एकनाथ शिंदे सरकार ने किसानों को साधने की कोशिश करते हुए बकाया बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया है। दोस्तों, अगर आप ऐसे मानते हैं कि एनडीए के नेतृत्व में महाराष्ट्र चल रहा है विकास के राह पर, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुककर अगली बड़ी खबर की तरफ, ब्याज मुक्त होगा 5 लाख रुपए तक का लोन, युवा उद्यमियों को लेकर सीएम योगी का बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 5 लाख तक के ऋण को ब्याज मुक्त किया जाएगा। इसके जरिए 10 साल में 10 लाख सूक्ष्म उद्यमियों को इससे जोड़ने का लक्ष्य है। योगी सरकार ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बातें गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कही। उन्होंने झांसी में रानी लक्ष्मीबाई प्लेस पार्क, प्रदेश का 11वां प्लेस पार्क का लोकार्पण किया। साथ ही एमएसएम यूनिट्स को बैंक द्वारा 20,000 करोड़ का ऋण वितरण का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने ईजीपी, एमवाई, ओडी, ओपिक एवं मुद्रा योजना के लाभार्थियों का ऋण तथा विश्वकर्मा श्रम योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ओडीओपी एवं केवाईआईबी के लाभार्थियों को टूल किट का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर RAMP यानी कि रेजिंग एंड एक्सप्लोरेटिंग
परफॉर्मेंस योजना का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने उद्यमों को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 तक एमएसएमई उद्यमों के बीच हताशा और निराशा थी। 2017 से लगातार किए गए प्रयास के फलस्वरूप आज हमारा एमएसएमई उद्योग प्रदेश के विकास की रीढ़ बन चुका है। यूपी आज देश के दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है, रोजगार देने के मामले में नंबर 1 है। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी चल रहा है विकास की राह पर, तो वीडियो जिला का कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र के महाभारत में अमित शाह की हुई एंट्री, विधानसभा चुनाव के लिए बनाया खास प्लान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद महाराष्ट्र के मोर्चे पर सक्रिय हैं। राज्य में बीजेपी की स्थिति को मजबूत करने के लिए अमित शाह जल्द महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। राज्य में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। चर्चा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से कई चौंकाने वाले नामों का ऐलान किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव में करीबी मुकाबले में हारी पंकजा मुंडे को विधान परिषद भेजा जा सकता है। राज्य में मुंडे की हार के बाद अब तक 4 समर्थक अपनी जान दे चुके हैं। सूत्रों की माने तो अमित शाह जुलाई के पहले हफ्ते में महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेज करने के लिए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव को प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किया है। विधान परिषद की 11 सीटों के चुनाव के लिए पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव में हारे कई नेताओं को उतारा जा सकता है। इनमें पंकजा मुंडे का नाम सबसे ऊपर है। राव साहब दानवे आरएसपी नेता महादेव जानकर को विधान परिषद के लिए मौका देने की बात कर रही है। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में होगी बीजेपी की जीत, तो वीडियो इजला का कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। नौसेना को मिला डीआरडीओ का घातक रॉकेट, पलक झपकते दुश्मनों का करेगा खात्मा, रडार को मात देने में है सक्षम। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने बुधवार को भारतीय नौसेना को माध्यम माइक्रोवेव एब्सक्यूरमेंट चैफ रॉकेट सौंपा है। यह आसानी से दुश्मनों के रडार में नहीं आता। इसमें उपयोग की गई विशेष तकनीक इसके चारों ओर माइक्रोवेव शील्ड बनाकर रडार के संकेतों को अंतरिक्ष में जोड़े जाएंगे। चंद्रयान 4 के पास से डीआरडीओ की रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर में विकसित किया गया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस मध्यम दूरी के चैफ रॉकेट में कुछ माइक्रोन व्यास वाले विशेष प्रकार के फाइबर का इस्तेमाल किया गया है। जब इसे दागा जाता है तो पर्याप्त समय और क्षेत्र में यह माइक्रोवेव ऑब्सक्योर क्लाउड का निर्माण करता है और इस तरह रेडियो फ्रीक्वेंसी पकड़ने वाले उपकरणों से बचने के लिए एक कवच का काम करता है। MRMCR के पहले चरण के परीक्षणों को भारतीय नौसेना के जहाज से सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। दूसरे चरण के परीक्षणों के बाद नौसेना की ओर से इसे मंजूरी दे दी गई। योग्यता को पूरा करने वाले सभी MRMOCR को सफलतापूर्वक भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको भी भारत की सेना पर पूरा भरोसा तो वीडियो इजला का कमेंट में लिखिए। जय हिंद, जय भारत। तो करते अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसरो पहली बार ऐसा प्रयोग करने जा रहा है जो शायद कभी ना हुआ हो। चंद्रयान 4 को अंतरिक्ष में टुकड़ों में भेजा जाएगा। इसके बाद उसे स्पेस में ही जोड़ा जाएगा। यह खुलासा इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने एक इंटरव्यू के दौरान कही। उन्होंने कहा कि इस मिशन के जरिए इसरो चंद्रमा से सैंपल लेकर धरती पर वापस आएगा। इसरो चीफ ने कहा कि चंद्रयान 4 एक बार में लॉन्च नहीं होगा। चंद्रयान 4 के हिस्सों को 2 बार में अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद चंद्रमा की तरफ जाते हुए चंद्रयान 4 के हिस्सों को अंतरिक्ष में ही जोड़ा जाएगा, यानी असेंबल किया जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि इसरो भविष्य में अपना स्पेस स्टेशन इसी तरह जोड़कर बनाएगा, यानी स्पेस में चंद्रयान 4 और उसके पार्ट्स को जोड़कर इसरो यह तकनीक और क्षमता भी हासिल कर लेगा कि वह भविष्य में स्पेस स्टेशन भी बना ले। इसलिए चंद्रयान 4 मिशन बेहद जरूरी है। सोमनाथ ने कहा कि जरूरी नहीं कि यह काम दुनिया में पहले ना हुआ हो, लेकिन इसरो इसे पहली बार करेगा। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि भारत जल्द बनने वाले अंतरिक्ष में सुपर पावर, तो वीडियो इजला का कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। कश्मीर ने दुश्मनों को करारा जवाब दिया। घाटी में मतदान को लेकर संयुक्त सत्र में बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में उच्च मतदान प्रतिशत पर बात की। उन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों में मतदान रिकॉर्ड को तोड़ते हुए कश्मीर भारत के शत्रुओं को करारा जवाब दिया है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अनुच्छेद 370 के कारण कश्मीर की स्थिति पहले कुछ और थी, लेकिन इसके हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में संविधान पूरी तरह लागू हो गया है। हम आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर
को विशेष दर्जा देता था, लेकिन केंद्र ने इसे 2019 में इसे हटा लिया और पूर्ववर्ती राज्य के 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कश्मीर घाटी ने कई दशकों के मतदान प्रतिशत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 4 दशकों में हमने कश्मीर में बंद और हड़तालों के बाद बहुत कम मतदान देखा। भारत के दुश्मन वैश्विक मंच पर दुष्प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इस बार कश्मीर ने दुश्मनों को करारा जवाब दिया है। चुनाव आयोग के अनुसार कश्मीर घाटी की 3 सीटों में श्रीनगर ने 38.49%, बारामूला में 59.1% और अनंतनाग राजौरी में 53% मतदान दर्ज किया है। दोस्तों, अगर आप यह मानते हैं कि कश्मीर दुश्मनों को करारा जवाब दे रहा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ, बुजुर्गों के लिए खुशखबरी, अब आयुष्मान योजना में होगा 70 साल पार सभी का इलाज। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18वीं लोकसभा को संबोधित करते हुए देश के बुजुर्गों को बड़ी खुशखबरी दे दी है। गुरुवार को उन्होंने कहा कि 70 साल का उम्र पार कर चुके सभी बुजुर्गों का इलाज आयुष्मान योजना के तहत होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव के समय जारी घोषणा पत्र में इसका वादा भी किया था। 24 जून से लोकसभा का सत्र शुरू हो चुका है। गुरुवार को संसद भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि नई सरकार में हम 70 साल से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों को आयुष्मान का फायदा दे रहे हैं। यही नहीं, किसानों के प्रति सरकार ने लगातार कार्य किया है। किसानों को 20,000 करोड़ ट्रांसफर किए गए, इससे हमने किसानों को ज्यादा आत्मनिर्भर किया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 साल या इससे ज्यादा के बुजुर्गों का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि बुजुर्गों की सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि बीमारी का इलाज कैसे कराएंगे। यह चिंता मध्यम वर्ग के लिए और भी ज्यादा गंभीर होती है। भाजपा ने अब संकल्प लिया है कि 70 साल से ज्यादा आयु के हर एक व्यक्ति को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाया जाएगा। भाजपा के घोषणा पत्र में कहा गया था कि हम बुजुर्गों का कवर करने के लिए आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करेंगे और उन्हें मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराएंगे। इस योजना की शुरुआत तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्तीय वर्ष 2019 के बजट के दौरान की थी। तो अगर आप यह मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में घोषणा पत्र के किए गए सारे वादे हो रहे हैं एक एक करके पूरे, तो वीडियो को लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ, सुकन्या जैसी योजनाओं पर बड़े तोहफे की तैयारी, मोदी सरकार लेने वाली है बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि नई सरकार के गठन के बाद पहली बार सार्वजनिक भविष्य निधि यानी कि पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना यानी कि एसएसवाई जैसे स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरें की समीक्षा होने वाली है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार इन स्कीम की ब्याज दरों में बदलाव कर सकती है। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार हर तिमाही स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए ब्याज दरें निर्धारित करती है। सरकार ने अप्रैल-जून तिमाही के लिए स्कीम्स पर ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा था। वहीं जुलाई से सितंबर तिमाही के लिए ब्याज दरों पर 30 जून तक फैसला होने की संभावना है। अक्यूब वेंचर्स के निदेशक आशीष अग्रवाल का कहना है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी घरेलू बचत को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक कदम का संकेत होगा। हाल के वर्षों में घरेलू बचत स्थिर है। अग्रवाल के मुताबिक सरकार राजकोष पर अनावश्यक दबाव डाले बिना बचत को बढ़ावा देने के लिए लंबी अवधि के निवेश के लिए ब्याज दरों को समायोजित करते हुए रणनीति अपनाए। दोस्तों, अगर आप यह मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के हित में लिए जा रहे कई अहम फैसले, तो वीडियो को लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ, हरियाणा में हैट्रिक, अमित शाह ने संभाली कमान, 29 जून को बीजेपी नेताओं के साथ करेंगे मंथन। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 जून को पंचकुला में एक पार्टी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बीजेपी की राज्य इकाई की ओर से बुधवार को जारी बयान के मुताबिक विधानसभा चुनाव और उसकी रणनीति को लेकर पार्टी की बैठकों का दौर जारी है। बयान में कहा गया है कि हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ भाजपा मजबूती से आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 जून को राज्य कार्यकारिणी की बैठक लेने के लिए पंचकुला आ रहे हैं। हरियाणा के सीएम नवाब सिंह सैनी और राज्य के अन्य वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि सत्तारूढ़ पार्टी हरियाणा में लगातार तीसरी बार अपना सरकार बनाएगी। हरियाणा में लगातार रविवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो हरियाणा के लिए भाजपा के चुनाव प्रभारी भी है, उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसने की और कांग्रेस के झूठ और कुशासन को उजागर करने के लिए लोगों तक पहुंचने के लिए कहा। प्रधान ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री सैनी, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और पार्टी के वरिष्ठ नेता बिप्लब कुमार देव के साथ रोहतक में एक पार्टी कार्यक्रम को संबोधित किया।
तो अगर आप ऐसा मानते हैं कि हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में होगी बीजेपी की जीत, तो वीडियो इस लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। दुखद अगली बड़ी खबर की तरफ। बारामूला में जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, पाकिस्तान के 5 आतंकी आकाओं की संपत्ति कुर्क। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारामूला जिले में आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरुवार यानी कि 27 जून को पाकिस्तान में रहने वाले 5 आतंकी आकाओं की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली है। जानकारी के मुताबिक ये सभी आतंकी पाकिस्तान से लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। जब्त की गई संपत्ति में 9 कनाल जमीन शामिल है। इन 5 आतंकी संचालकों की पहचान बशीर अहमद गनी, उद्दीन लोन, गुलाम मोहम्मद यटू, रहमान भट्ट और अब राशिद लोन के रूप में हुई है। ये कार्रवाई सीआरपीसी की धारा 83 के तहत की गई और इसे थाना क्रीडी के मामले में एफआईआर नंबर 04/2008 से जोड़ा गया, जो गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम, भारतीय सशस्त्र अधिनियम और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम की धारा 13 से जुड़ा है। ये संपत्ति जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा की गई जांच के दौरान जब्त की गई है। मामले की आगे की जांच जारी है और अभी भी जानकारी मिलने का इंतजार है। तो अगर आपको भी भारत की सेना पर पूरा भरोसा तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। लोकसभा अध्यक्ष को लेकर जंग खत्म, ध्वनि मत से फिर स्पीकर चुने गए ओम बिरला। प्रधानमंत्री मोदी बोले, आपने नया इतिहास रचा। राहुल ने भी कही खास बात। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का बुधवार को तीसरा दिन रहा। सत्र के तीसरे दिन लोकसभा स्पीकर का चुनाव हुआ। एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला एक बार फिर पार्लियामेंट के स्पीकर चुने गए। उन्हें ध्वनि मत से अध्यक्ष चुना गया। हम आपको बता दें कि यह पहला मौका है जब भाजपा कोई नेता दूसरी बार अध्यक्ष चुना गया है। ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव नरेंद्र मोदी ने रखा था। ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा था, जिसका केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत एनडीए के दिग्गजों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्ताव का समर्थन किया। लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ओम बिरला को आसानी तक लेकर पहुंचे। गौरतलब है कि विपक्ष ने मतदान की मांग की थी। उनके उम्मीदवार के सुरेश थे। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने यह मांग खारिज कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार स्पीकर चुने जाने पर ओम बिरला को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम सबको विश्वास है कि आने वाले 5 साल आप हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विनम्र और व्यवहार कुशल व्यक्ति सफल। आपको तो मुस्कान भी मिली है। आपकी ये मीठी मीठी मुस्कान हम सबको प्रसन्न करती आई है। दूसरी बार स्पीकर का कार्यभार मिलना, नए नए रिकॉर्ड बनते दिख रहे हैं। बलराम जाखड़ जी को 5 साल का कार्यकाल पूर्ण करने के बाद स्पीकर का दायित्व फिर से मिला था। बात आप है जिसे ये अवसर मिला है। आप जीत कर आए हैं, नया इतिहास आपने गढ़ा है। हमें से ज्यादातर सांसद आपसे परिचित है। एक सांसद के रूप में आप जिस प्रकार से एक सांसद के नाते काम करते हैं, ये भी जानने और सीखने योग्य है। अगर आप यहाँ से माने कि 18वीं लोकसभा सत्र में लिए जाएंगे कई अहम फैसले, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा विधानसभा चुनाव कुरुक्षेत्र में बनेगी 2024 का रण जीतने की रणनीति, अमित शाह देंगे जीत का मंत्र। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर बीजेपी पूरी तरह से गंभीर हो गई है। पार्टी एक के बाद एक लगातार बैठक करके लोकसभा में 5 सीटों पर हार का मंथन कर दिया। वहीं अब निकट भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए फील्ड में उतरने से पहले नेता और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं। बीजेपी ने 29 जून को कुरुक्षेत्र में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुला लिया। मंगलवार को बीजेपी मुख्यालय की तरफ से इस बैठक के संबंध में आधिकारिक जानकारी जारी की गई। वहीं हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने के संबंध में सूचना दी। इससे पहले बीजेपी रोहतक में चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में पूरा दिन मंथन बैठक का आयोजन कर चुकी है। लोकसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद बीजेपी द्वारा 4 बैठकों का आयोजन करके 5 सीटों पर हार के कारणों का मंथन किया जा चुका है। हार से सबक लेते हुए बीजेपी ने आगे की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आप ऐसा मानते हैं कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में हरियाणा के सभी सीटों पर जीतेगी बीजेपी, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा में कई लोगों के पेंशन में भारी बढ़ोतरी, 1 जुलाई से मिलेगा लाभ, सीएम ने किया बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वतंत्रता सेनानियों, उनके आश्रितों के साथ ही आपातकाल पीड़ितों और मातृभाषा सत्याग्रहियों
कि मासिक पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी का मंगलवार को घोषणा की है। सैनी ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी और उनके आश्रितों की पेंशन 25,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दी गई है। आपातकाल पीड़ितों और मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी गई है। नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि नई पेंशन दरें 1 जुलाई से लागू होंगी। ये घोषणा ऐसे समय में की गई है जब हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले साल अक्टूबर में 1997 के हिंदी आंदोलन में भाग लेने वाले मातृभाषा सत्याग्रहियों और आपातकाल पीड़ितों की पेंशन राशि बढ़ाने की घोषणा की थी।